नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के जूनी इंदौर थाना में बैठा हूँ और मेरे साथ हैं आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब, जो कि SHO हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अंग्रेज़ों के ज़माने में व्यवस्था सब इंस्पेक्टर के लिए लागू थी, लेकिन कोई 8 माह हुए जबकि इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, तो टाउन इंस्पेक्टर यानी TI का पद नाम हो गया SHO। आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब ने हमको बहुत शॉर्ट नोटिस पर बातचीत करने के लिए हामी भरी, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो SHO साहब, हमारा यह कार्यक्रम दैनिक प्रभात किरण, नेशनल हेराल्ड TV और ग्लोबल वेब TV के लिए है, तो आदरणीय का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहला जो हमारा पारंपरिक सवाल है वो ये है कि स्कूल कॉलेज के दिनों में आपका प्रिय खेल क्या था जिससे आप जुड़े थे, जिसे आप खेलते थे? यार, मैं बचपन से शासकीय स्कूल में जी, वो भी देहात क्षेत्र में, तो वहाँ खेलों की बहुत कोई सुविधाएँ नहीं थी जी, इसलिए खेलों के क्षेत्र में तो कोई कुछ करने के लिए विशेष था नहीं मेरे पास। हाँ, एथलेटिक्स में मेरी रुचि रही है और रनिंग वगैरह में मैं काफ़ी अच्छा था। ये मैं कंपटीशन के लेवल पे तो नहीं आगे इसमें बढ़ पाया, लेकिन जब हम पुलिस में आ गए, ट्रेनिंग जब हुई, वहाँ मैं ज़रूर इसमें काफ़ी अच्छा रहा और वहाँ मैंने मेडल। जी। आदरणीय, आपकी जन्मस्थली और जहाँ आपने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की वो स्थान? मैं मूलतः मुरैना ज़िले का रहने वाला हूँ, तो मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई और जब कॉलेज में आ गया तो मैं ग्वालियर में पढ़ता रहा, लेकिन ये सारी शिक्षा मेरी गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेज में हुई। जी, तोमर साहब, जाहिर सी बात है, जब आप सरकारी स्कूलों में पढ़े तो निश्चित रूप से आपके आदरणीय पिताश्री का जीवन महान होगा, संघर्षित होगा। तो आदरणीय का नाम बताएं, उनका व्यवसाय बताएं और माता राम का नाम बताएं। मेरे पिताश्री स्वर्गीय श्री चेत सिंह तोमर, वो गवर्नमेंट जॉब में ही थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर से रिटायर हुए। उनके साथ भी मैं रहा, लेकिन शुरुआती लेवल में वो कस्बा लेवल पे, तहसील लेवल पे उनकी पोस्टिंगें रही हैं विभिन्न जिलों में, तो मैं उनके साथ रहा, वहाँ मेरी पढ़ाई होती रही। और श्रीमती उर्मिला तोमर मेरी माँ का नाम है, जो हाउस वाइफ है। जी, अगर ये बताएं कि एथलेटिक्स में आपके इवेंट्स क्या हैं? एथलेटिक्स में मेरी रनिंग में मेरी काफ़ी रुचि थी और 800 मीटर और 200 मीटर, जी, ये मेरा इसमें अच्छा है। दुनिया के महान धावक हुसैन बोल्ट बोलते हैं और ये प्रमाणित भी हुआ है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने साबित किया है कि एक आम आदमी के मुकाबले धावक का दिल बहुत बड़ा होता है। तो आपका दिल बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं आपको इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम पत्रकार हैं, हमें आपके सामने बैठना है, लेकिन इस इंटरव्यू की बाध्यता स्वरूप आपने मुझे अपने करीब बैठने दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहरहाल सर, जो SHO साहब हैं और TI साहब, आपने इन दोनों पदों को सुशोभित भी किया है, आपने सेवा दी है, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है, तो इन दोनों में फ़र्क कितना है? देखिए, मुझे करीब 30 वर्ष इस नौकरी में हो गए हैं। मैं सब इंस्पेक्टर से वर्ष 1991 में चयनित हुआ था और तब सब इंस्पेक्टर ही SHO हुआ करते थे और लगभग लगातार मैं थाना प्रभारी रहा हूँ और जब प्रमोशन हो गया निरीक्षक बनने के बाद ही मैं थाना प्रभारी हूँ। CRPC के हिसाब से अगर बात करेंगे तो एज पर लॉ SHO वर्ड ही CRPC में अंग्रेजों के ज़माने में ऐसा इंस्पेक्टर के लिए थी? नहीं, ये शुरू से ही यही आज भी वही वर्ड है जी। एक सामान्य चलन की भाषा में TI और अन्य पद बोले जाते हैं, लेकिन अगर कानूनी भाषा में बात करेंगे तो SHO पद ही। आदरणीय तोमर साहब, ये बताएं कि यदि आप पुलिस ऑफिसर ना होते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 ऑप्शन चुनकर रखता है, तो आप क्या होते? मैं पुलिस ऑफिसर नहीं होता तब भी पुलिस ऑफिसर ही होता। अरे क्या बात है! क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य था कि मुझे पुलिस में ही जाना था। मतलब आपका काम सचिन तेंदुलकर जैसा है, गेंदबाजों को मार भी रहे हैं, पैसा भी मिल रहा है, तो आपको इस वर्दी का शौक था बचपन से? हाँ, मुझे वर्दी का शौक था। यहाँ पर सर एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने निसंदेह हजारों लाखों प्रकरणों का निपटान किया होगा, लेकिन एक ऐसा प्रकरण जो आपको बहुत आत्मसुख देता है, किसी गरीब
अबला या बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति को आपने न्याय दिलाया हो, और खासकर मर्डर केस में? ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं। 30 साल की नौकरी में लगभग रोज़ ही कोई ना कोई प्रकरण सामने आता है। किसी में अलग तरह की तथ्य और अलग तरह की कहानियाँ होती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रकरण हैं ऐसे जिसमें मैं अगर आपको सुनाने बैठूँगा तो घंटों इसमें लग जाएंगे। जी। और ऐसे कई लोग जो परेशान थे, दुखी थे, ये इसी नौकरी में रहने के दौरान संभव था, जिसे मैं बखूबी कर पाया। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो पीड़ित है मैं हमेशा उसके साथ रहूं और हर संभव मदद कर सकूँ। आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली जब इंदौर और भोपाल में लागू थी, तब मैंने देखा कि पुलिस में मानवीयता थी, लेकिन अब उसका स्तर, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जबकि पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हुई, जैसे कोई फरियादी आता है उसे आवश्यक रूप से बैठने के लिए कुर्सी दी जाती, जलपान के लिए पूछा जाता है, जबकि उसका कोई शिकायत ना हो तो भी यदि बीमार है तो उसे समीप के अस्पताल पहुँचाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था बनी है, इसकी आदरणीय क्या कहते हैं? जब पहले जब सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था थी, उस समय भी ऐसा नहीं था कि मानवीय पक्ष नहीं देखा जा रहा था या पीड़ित की सेवा नहीं की जा रही थी, तब भी ये किया जा रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे इंदौर पुलिस कमिश्नर महोदय हैं, वो अति संवेदनशील हैं जी। और ऐसी व्यवस्थाओं को लेके काफ़ी रुचि लेते हैं और काफ़ी हिदायत भी करते हैं हम लोगों को। तो उसी का कारण है कि हम थोड़ा अधिक संवेदनशीलता के साथ और अधिक सहृदयता के साथ इन बातों का ध्यान रखते हैं और स्टाफ को भी इस बारे में समय समय पर अवगत करते हैं। जी। आदरणीय, कुछ समाज में एक ऐसा वर्ग रहता है जिसकी मानसिकता ऐसी रहती, इस व्यवस्था का, इस सुविधा का दुरुपयोग करता हो, तो फिर आप लोगों को कैसे ठिकाना है? कई तरह के लोग सामने आते हैं और बहुत कम संख्या में लोग ऐसे हैं जो उसका मिसयूज करते हैं। जी। जो मिसयूज करते हैं उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं और ऐसा नहीं है कि सभी जो लोग आ रहे हैं थाने में वो गलत करने के लिए आ रहे हैं या गलत अपेक्षाएं लेके आ रहे हैं। अधिकांश लोग अच्छे होते हैं और वो हमसे जो अपेक्षाएं लेके आते हैं, पीड़ित आते हैं, उनकी हम हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो स्टाफ को भी हमेशा इस बारे में हम समझाते हैं। जी। आदरणीय, पुलिस महानिरीक्षक प्रणाली और पुलिस आयुक्त प्रणाली में कितना आप फर्क पाते हैं और आपकी जिम्मेदारियों पर इसका कितना असर पड़ा है? थाना लेवल पे अगर देखेंगे तो जो कानून में वर्णित है, IPC, CRPC और कानून की अन्य जो बुक्स हैं, उसमें कानूनी प्रावधानों में वही सारे अधिकार हैं, सारी वही कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन अपर लेवल पर अगर जाएंगे तो वहाँ अधिकारों में परिवर्तन हुआ है और जो अधिकार पुलिस को मिले हैं उससे अपराधियों पे अंकुश लगा पाना थोड़ा अधिक संभव हुआ है। और उसी की वजह से ऐसे लोग जो समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या आपराधिक मानसिकता रखते हैं, तो ऐसे लोगों पे लगातार अंकुश लगाने की कार्रवाइयाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। और थाना लेवल तो चूँकि बेसिक लेवल है, तो यहाँ से ही सारी कार्रवाइयाँ संपादित होती हैं, तो निश्चित तौर पर थाने की भूमिका उसमें इम्पोर्टेंट होती है। सर, पुलिस आयुक्त महोदय आदरणीय हरिनारायण चारी जी मिश्र के आदेश के अनुसार सभी थानों में SHO साहब अपनी टीम को शाम को पैदल मार्च कराते हैं। इससे आपकी फिटनेस भी बन जाती है और जनता में आपके प्रति विश्वास बना रहता है। ये जो फिटनेस आप कराते हैं, इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से फिटनेस करते हैं? ये तो अच्छा है ही है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को हमेशा निर्देश रहता है। उसके बहुत फ़ायदे भी हैं कि जब पैदल निकलते हैं तो किस गली कूचे से, किस अंधेरी गली से, किस सुनसान स्थान पे अचानक पुलिस की उपस्थिति दर्ज होती है। और ऐसे में जो सौदे हैं, जो इस टाइप के शरारती तत्व हैं, ऐसी जगहों का फ़ायदा उठा के वहाँ खड़े रहते हैं, टीजिंग करते हैं, तो इनको तत्काल वहीं धरपकड़ कर ली जाती है या उनको वहीं सबक सिखाया जाता है। तो इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा है, लेकिन ये इससे फिटनेस पे निश्चित तौर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसके अतिरिक्त भी हम लोग फिटनेस का ध्यान रखते हैं। अब काफ़ी सजग हो गए, अधिकांश लोग समय जब भी निकल जाता है, सुबह में निकले, शाम में निकले, लेकिन हम फिटनेस के लिए अलग से करते हैं। जी। आदरणीय, यदि क्रिकेटर विराट कोहली से मैं आपकी व्याख्या करूँ तो आपके कंधे वैसे भरे पूरे हैं, आपकी भुजाएँ वैसी ही हैं, तो आदरणीय तोमर साहब क्या जिम करते हैं? यदि जिम भी करते हैं और कॉलोनी के बगीचे में या सड़क पर टहलते हो, सुबह वॉक करते हो और घर की छत पर करते हैं, तो कितने समय का होता है?
ब्रैडली का भी महान क्रिकेटर रहे हैं। जी जी। ऐसे मैं तुलना करना हाँ, लेकिन आपका बिल्कुल शरीर ठीक पूरा- नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी फिट भी हैं। और हम लोग भी जब भी समय मिल जाता है, मैंने आपको बताया कि सुबह शाम जब भी समय मिल जाता है वॉक भी करते हैं और एक्सरसाइज भी जितना पॉसिबल होती है जी। उतना योगा और एक्सरसाइज करते हैं। परिवार की फिटनेस के लिए क्या लेक्चर होता है आपका, या क्या सीख है आपकी? परिवार को भी इसमें शामिल करने की कोशिश रहती है कि सुबह अगर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हैं, तो परिवार के लोग भी उसमें शामिल रहें। ये हमेशा कोशिश रही है, कभी ये संभव होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन हमेशा ये कोशिश बनी रहती है कि सभी लोग। आदरणीय, अब वो ज़माना गया जब टीआई साहब वजनदार होते थे, वो 100 किलो। अब आप जैसे हैं, तहजीब काजी साहब हैं, अभी मैं प्रीतम सर से मिलकर आ रहा हूँ, वो भी सुपर फिट हैं वो, और हमारे अभय नेमा साहब, मतलब सभी लगभग ऐसे साहब फिट फाट हैं जिनका पेट नहीं दिखाई देता और बॉडी उनकी दौड़ने लायक है। तो आप, यदि मैं गलत नहीं तो 40 साल प्लस है, 40 प्लस है। मेरी वर्तमान में 53 ईयर्स है। मतलब मैं और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अभी लोग ज़्यादा फिटनेस के प्रति जागरूक हैं और लगभग सभी लोग जिन्हें भी समय निकल पा रहा है वो समय ज़रूर अतिरिक्त समय दे रहे हैं फिटनेस के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि जो काम है उससे भागा नहीं जा सकता, उससे बचा नहीं जा सकता जी। लेकिन इसी दौरान में, काम के दौरान में प्लस काम के अतिरिक्त भी अगर 1 घंटा 2 घंटा निकल पाता है जी, तो फिटनेस के लिए जरूरी है। मतलब वो जो सबके पास 24 घंटे, उसमें से आप 1 घंटा निकाल देते हैं। हाँ, जो काम है वो तो है, काम के अतिरिक्त जो समय बचता है उसमें से कैसे 1 घंटा निकाला जाए उसके लिए। जी, अभी मैं रेसिडेंसी क्लब गया था तो आदरणीय पुलिस आयुक्त हिरानंद साहब बहुत अच्छा लॉन टेनिस खेल रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब बहुत जागरूकता का युग है, यूट्यूब पर सब कुछ भरा पड़ा है, टेलीविज़न पर संदेश भरे पड़े हैं, सुझाव भरे पड़े हैं, अखबार में भी भरे पड़े हैं। आज ही दैनिक भास्कर फ्रंट पेज पर लिख रहा है कि आप यदि एक्सरसाइज ना करेंगे, हालांकि नेगेटिव पक्ष है। बहरहाल स्पोर्ट्स साइंटिस्ट कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को अपना भोजन बदल लेना चाहिए। तो क्या आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब ने अपना भोजन बदल? हाँ, ये ठीक है। यूट्यूब पे और अन्य जो डाइट फिजिशियन है, डाइटिशियन है, इनसे समय समय पे जो राय मिलती है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि 35 साल की एज के बाद अपनी डाइट बदलनी चाहिए और निश्चित तौर पे फिट अगर कोई व्यक्ति है या कोशिश कर रहा है फिट रहने की तो वो अपनी डाइट में जरूर परिवर्तन करता है। हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा हैवी फूड ना खाएं। जी, क्या आदरणीय तोमर साहब इंदौरियन, आपका दूसरा घर है ये, तो इंदौरियन होने के नाते पोहा खा लेते हैं सुबह? इंदौर में रहने के बाद कोई पोहे से बच सकता है ये मुझे नहीं लगता। अच्छा आदरणीय, ये बहुत ज़रूरी है कि आप सुपर फिट हैं। आपका लंच में क्या भोजन होता है, लंच क्या होता है आपका, डिनर क्या होता है और डिनर किस समय हो जाता है आपका? क्योंकि रात को देर रात खाना थोड़ा नुकसानदेह है। देखिए, चाहे लंच हो या डिनर हो, सामान्य एक दाल सब्जी सामान्य तरीके से उबली हुई वही हम लोग प्रेफर करते हैं। और अलग से भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, सलाद और अगर फ्रूट्स संभव है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समय पे भोजन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम घर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो टिफ़िन या तो साथ में लेके आते हैं या फिर टिफ़िन मंगा लेते हैं। तो शाम को और सुबह दोपहर में दोनों टाइम समय पे भोजन करने की। जी, आपके लिए 31 नहीं होता पुलिस के लिए, या पुलिस के लिए कोई उत्सव नहीं होता, आप समाज की सेवा में लगे रहते हैं। बहरहाल परिवार के साथ यदि साल में 1-2 बार होटलिंग कर लेते हैं तो आपका पसंदीदा व्यंजन क्या होता है? असल में मुझे होटल का खाना ही पसंद नहीं है। मैं सिर्फ मजबूरी में होटल में खाने जाता हूँ। परिवार जब भी परिवार के लोगों का मन होता है होटल में जाने का तो मैं मजबूरी में साथ में जाता हूँ जी, और जो सामने आ जाता है खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे होटल के खाने में बहुत आनंद की अनुभूति नहीं होती। जी आदरणीय, इस कार्यक्रम के दौरान मैंने विजयनगर थाने में देखा, मैंने आज़ाद नगर थाने में देखा, मैंने संयुक्तागंज में देखा कि SHO साहब के जो माता थे उनका बर्थडे है तो केक काटने की वजह से सेव परमल की पार्टी चल रही है, या उनका दुख सुख है तो आदरणीय SHO साहब खुद जाकर हालचाल जानते हैं, अस्पताल जाकर, या कोई किसी तरह की मदद की जरूरत होती तो करते हैं। तो जाहिर तौर पे योगेश सिंह तोमर साहब भी ऐसा करते हैं, तो उसको डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, थाने में जब भी हम किसी भी थाने में पहुँचते हैं
तो एक परिवार की तरह होते हैं। वहाँ 70, 75, 80 या 100 जितने भी लोग हैं वो एक परिवार की तरह होते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। लेकिन एज ए टीम लीडर हम लोगों का विशेष ये दायित्व भी होता है और इस दायित्व के तहत हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम सबका ध्यान रखें। अगर उनकी जो कार्य के निर्वहन के दौरान में जो दिक्कतें हैं वो तो शॉर्ट आउट करें ही, लेकिन इसके अलावा अगर पारिवारिक परेशानियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति को अगर आवश्यकता है तो निश्चित तौर पर हम लोग किसी न किसी तरह से किसी न किसी लेवल पर मदद करने की कोशिश करते हैं। जी आदरणीय, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब ने भी पढ़ा होगा। गीता का सार ये है कि भगवान श्री कृष्ण मैनेजमेंट सिखाते हैं, प्रबंधन सिखाते हैं। लेकिन आदरणीय तोमर साहब को कोई एक अध्याय उसमें बहुत पसंद आता हो जो उन्हें प्रभावित करता हो, क्या है? गीता मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी है, कुछ ही श्लोक मैंने पढ़े हैं, लेकिन गीता से जो मैं समझ पाता हूँ, सत्य और धर्म के रास्ते पर अगर आप चलते हैं और सहृदयता रखते हैं, करुणा रखते हैं और ये सब रखते हुए अगर आप कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सकते हैं। जी आदरणीय, हम बचपन में हमारे नाना नानी, दादा दादी, माता पिता से रामायण की चौपाइयाँ सुनते हैं और हम खुद भी पढ़ते हैं। रामायण से आपको क्या सीख मिलती है? एक परिवार क्या कैसे आगे बढ़ता है, एक परिवार में संतुलन किस तरह से बनाया जाता है और एक परिवार कब परिवार बनता है, जी, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। जी, और रामायण से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इस तरह का ग्रंथ होगा, इस तरह की कोई पुस्तक होगी जिसमें परिवार के बारे में इतने बखूबी वर्णन किया गया। आदरणीय, आपका शरीर गवाह ये देता है कि आप शरीर सौष्ठव कर चुके हैं और करते भी हैं। बहरहाल योग और ध्यान में आपकी रुचि है तो उसको आप व्याख्या करें। मैंने बताया आपको कि फिजिकली फिट रहने के लिए सभी लोग ये प्रयास अभी आजकल पुलिस में कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। योग में भी आजकल उतनी रुचि है। प्राणायाम, ध्यान और योग एक्सरसाइज ये सभी लोग करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी समय निकल रहा है उसमें ये किया जाए। जी, प्रकृति से आपका नमस्कार सूर्योदय के पहले हो जाता है या सूर्योदय के बाद, और रात्रि विश्राम के लिए आप किस समय चले जाते हैं? ये थोड़ा सा बंधन हम लोग नहीं रख पाते हैं कि सूर्योदय के पहले उठ के हम लोग ये सारा काम करते हैं, क्योंकि हमारा सोना काफ़ी लेट होता है रात में। जी, तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी समय निकल रहा है उसमें हो जाए। अगर हम अपने आप को समय में बांधने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे फिर हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कई बार अनियमित ड्यूटी होती है जिसमें निश्चित नहीं होता कि हमें कब क्या काम करना है, कब कहाँ जाना है या किस समय कहाँ पर रहना है। तो जहाँ जो समय मिल जाता है उसी में हम लोग कोशिश करते हैं कि इस हो जाए। आदरणीय, भारत में क्रिकेट को खाया जाता है, पिया जाता है और जिया जाता है। आप भी उससे अछूते नहीं रहोगे क्रिकेट प्रेम से। अपने ज़माने के ऐसे किसी क्रिकेटर का नाम बताया जो आपको बेहद पसंद है और मौजूदा दौर में आपको कौन प्रभावित करता है? मुझे वीरेंद्र सहवाग काफ़ी पसंद रहा है। हिट आउट और गेट आउट, उनके खेल से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। और क्रिकेट का खेल बहुत अच्छा तो मैं नहीं खेलता रहा हूँ, लेकिन रुचि सिर्फ जब भी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो एक एंजॉयमेंट के तौर पर जरूर खेलते हैं। जी आदरणीय, आपने अपने जीवन में जो एक श्रेष्ठ फिल्म देखी जो आपको बहुत प्रभावित करती है और आप कई बार देख चुके हैं, वो कौन सी और क्या आखिरी फिल्म देखने का आपको मौका मिला? कभी आपने 2-1 साल में, 4 साल में फिल्म? हाँ, मैंने ये द कश्मीर फाइल्स अभी हाल ही में जी आई थी, ये देखी थी और काफ़ी अच्छी मूवी बनाई गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, आपने कोई नॉवेल पढ़ी हो या कोई सत्य कथा पढ़ी हो या कोई कहानी पढ़ी हो उसके बारे में? पहले काफ़ी टाइम पहले ये पुस्तकें पढ़ने का शौक जरूर था, लेकिन अब इस भागम भाग में नौकरी के दौरान में पुस्तकें पढ़ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। बहुत सालों से कोई पुस्तक पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला। आचार्य रजनीश ओशो कहते हैं कि इस प्लैनेट पर आप आए, इस जगत में आप आए और आप तैरे नहीं तो क्या किया आपने? तो क्या आदरणीय योगेश सिंह तोमर का तैराकी जानते हैं? हाँ, तैरना मुझे आता है, लेकिन मैं नौकरी में आने के बाद ही मैंने तैरना सीखा। जी, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मुझे 2 बार मौका लगा। जब ट्रेनिंग में था तो मुझे 92 में
सिंगस्त हुआ था उज्जैन में, उस समय मेरी ड्यूटी राम घाट में लगी थी। नहाने के लिए मेरे पास शिप्रा में स्नान करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। तो मुझे तैरना नहीं आता था, तो थोड़ा बहुत हाथ पाँव चलाना मैंने वहाँ शिप्रा जी में सीखा। और इसके बाद जब 1 महीने की वेपन्स ट्रेनिंग इंदौर में होती है, तो उसमें 10 दिन आमतौर पर जंगल कैंप होता है, तो 20 दिन ट्रेनिंग APTC में होती है। लेकिन हम लोगों को 1 महीने के लिए कंप्लीट नर्मदा किनारे बड़वा के जंगलों में रखा गया था। तो फिर से हमें वहाँ नर्मदा जी में नहाने का मौका मिला और इस दौरान हमने अच्छे से तैरना सीख लिया। जी, आदरणीय वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसमें संगीत की समझ है तो उसमें निवास करता है, और संगीत वगैरह आप भी नहीं रहते होंगे, तो आपका पसंदीदा गायक और गायिका और आपका पसंदीदा गीत ऑल टाइम क्या है? मेरे पसंदीदा गायक मुकेश कुमार हैं जी। अक्सर मुकेश कुमार के गाने सुनना ही मुझे अच्छा लगता है, और गायिका में मुझे लता मंगेशकर जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। जी, आपके पसंदीदा नायक और नायिका? फिल्मों में मेरी बहुत अधिक अभिरुचि नहीं रही है जी। लेकिन गायक नायक और नायिकाओं में पुरानी फिल्में मैं ज़रूर देखा करता था। अमिताभ बच्चन को काफ़ी लाइक करता था जब मैं पढ़ता था। अभी सर्विस में आने के दौरान बहुत पिक्चरें देखने का मौका नहीं मिलता है, जब तक कभी एक आध मूवी देखते हैं। जी, आदरणीय ट्रैवल एंड लिविंग चैनल पर महान एंथनी वार्डन बोलते हैं 1000 प्लेसेस टू सी बिफोर यू डाई, इन्हें इस धरती से विदा होने के लिए 1000 स्थान जरूर घूमना। हालांकि आपकी वर्दी इस बात की बहुत मोहलत नहीं देती, फिर भी आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब ने सपरिवार आखिरी बार जहाँ पर्यटन किया वो कौन सा स्थान था और भविष्य में कहाँ जाना चाहिए? हाँ, ये मैं कोशिश करता हूँ कि साल में कम से कम एक बार बाहर मैं पर्यटन के लिए जाऊँ। जी। लास्ट टाइम मैं अपने बैचमेट्स के साथ में परिवार सहित कुर्ग बेकल के लिए गया था। ये करीब 8-10 महीने पहले ही गया था, और हर साल मेरी कोशिश रहती है कि परिवार सहित कम से कम एक स्थान पे कहीं भारत नहीं जाए। आपके जो सीना है उसको कई पदकों ने सुशोभित किया होगा, कोई एक ऐसा पदक जो आपको बहुत आत्मसंतुष्टि देता है और गर्व से आपका आत्मा को गर्व प्रदान करता है? नहीं, अलग ऐसे पदक मुझे अलग से नहीं मिले हैं, लेकिन जो कॉमन पदक जो सभी को जो मतलब नौकरी की अवधि के दौरान मिलते हैं, वही पदक मिलते हैं। जी, आपने जो अपने मन की नौकरी पाई वो एक समाज सेवा का माध्यम। आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब को समाज किस रूप में जाना ये बताया? देखिए, जो मैं चाहता था, जिस सेवा के क्षेत्र में आना चाहता था, उसी में मुझे नौकरी मिली और मैं संतुष्टिपूर्वक इस जॉब को पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो सेवा करने का मौका मिलता है वो निश्चित तौर पर आत्मसंतुष्टि देता है। वो लगातार मैं ये करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरे संपर्क में आता है वो मुझसे रुष्ट होकर ना जाए। पूरी तरह से अगर संतुष्ट मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ तो कुछ प्रतिशत संतुष्टि का भाव उसमें देखे, यही मेरी हमेशा कोशिश है। आदरणीय आखिरी सवाल ये है कि अपने इंदौर की शान पूरे देश में जाहिर हो चुकी है, हम देश के सबसे साफ स्वच्छ शहर। आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब इसकी व्याख्या कैसे करें आपकी नज़रों में इंदौर के साथ? निश्चित तौर पर इंदौर ने एक नया मुकाम हासिल किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया है। एक बार मैं किसी अन्य राज्य के एक शहर में था, तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊँ। मैं और मेरा दोस्त कुछ खा रहे थे और खाने के बाद रैपर फेंकने के लिए मैं डस्टबिन करीब 1-1.5-2 मिनट तक ढूंढता रहा। हम दोनों ही ढूंढते रहे, तो वो कहीं भी डस्टबिन नहीं मिली। तो वहाँ जो होटल का गार्ड था उससे हमने जाके पूछा कि यहाँ डस्टबिन नहीं दिख रही है, कहाँ रखी है? तो छूटते से उसने हम लोगों से बोला कि आप लोग इंदौर से हैं क्या? मैंने उससे बोला कि आपने कैसे पहचाना? बोले आप इतनी देर से कचरा फेंक नहीं रहे हैं, ढूंढ रहे हैं डस्टबिन को, तो हम उसी से समझ गए थे कि आप इंदौर से हो। क्या तो एक इंदौर ने ये मुकाम हासिल किया है, ये पहचान हासिल की है कि एक दूरस्थ, हम ये ईस्टर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इतनी दूर इंदौर की पहचान एक सामान्य जो गार्ड के रूप में व्यक्ति खड़ा है वो पहचान रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है और इंदौर ने इसमें निसंदेह बहुत अच्छी सफलता दी। आदरणीय तोमर साहब, सभी SHO साहब से मैं स्वच्छता की शान में सवाल पूछता हूँ, जवाब मिलते हैं।
लेकिन आपने जो जवाब दिया है ये जवाबों का जवाब है। तो ये है आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब, जो कि जूनी इंदौर थाना के एसएचओ हैं। इन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमसे बातचीत करना स्वीकार किया, बहुत आत्मीय जवाब इन्होंने दिए। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लोबल वेब टीवी नेशनल हेराल्ड व प्रभात किरण का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हज़ारों नहीं, आप लाखों की संख्या में पसंद किया जा रहा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें और हमें कमेंट भी करें, और आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब की शान में एक लाइन ज़रूर लिखें। मैं गौरी शंकर दुबे हमारे कैमरा पर्सन आदरणीय अमित तिवारी जी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आदरणीय योगेश सिंह तोमर साहब के भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।